अगर हम एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज की कल्पना करें ना, जिसका कवर तो बहुत शानदार हो, मतलब बड़े अक्षरों में स्वतंत्रता आंदोलन लिखा हो, हाँ, और जब उसे खोले तो अंदर की कहानी बिल्कुल अलग ही मिले। बिल्कुल। सोचिए उसका पहला पन्ना ही ये कहे कि भाई सेना ने तो कोई विद्रोह किया ही नहीं, और उसके ठीक बाद वाक्य बीच में ही टूट जाए। जैसे किसी ने लिखते लिखते अचानक कलम रोक दियो। ये बहुत ही रहस्यमयी रखता है। आज के हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिल्कुल ऐसा ही एक पन्ना है। हमारे पास किसी बड़े इतिहासकार की मोटी किताब नहीं है। सिर्फ राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन नाम के एक दस्तावेज का एक इकलौता पन्ना है। पृष्ठ संख्या 47। हाँ, पृष्ठ 47। और इस पर हमारे पास विश्लेषण के लिए केवल एक पूरा वाक्य है और एक अधूरा वाक्य है। और साथ में दो बहुत ही दिलचस्प लेकिन एकदम खामोश तस्वीरें हैं। बस इतना ही सुराग है हमारे पास। लेकिन मजे की बात यह है ना कि इतिहास के पन्नों में जो बात शब्दों में नहीं कही जाती, वो अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाती है। एकदम सही बात है। ये सच में एक पहेली सुलझाने जैसा है। तो चलिए इस पहेली के पहले सुराग से शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज के इस पृष्ठ 47 पर जो एकमात्र पूर्ण तथ्य दर्ज है, वो सत्ता के पास मौजूद सैन्य बलों के व्यवहार के बारे में है। जो उस समय की पलटनों के बारे में बताता है। हाँ। दस्तावेज में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला बयान है। लेकिन इसके ठीक बाद जो लिखा है वो और भी सोचने पर मजबूर करता है। वो अधूरा वाक्य। बिल्कुल। वाक्य अचानक बीच में टूट जाता है। लिखा है था कि उनके वर्तमान, और बस आगे का हिस्सा एकदम नदारत है। राजकीय पलटनों ने विद्रोह नहीं किया, और फिर एक अधूरा कारण जो वर्तमान शब्द पर आकर अटक जाता है। मतलब ये अधूरापन बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, ये अपने आप में उस समय के राजनीतिक माहौल का एक बहुत बड़ा संकेत है। इस स्थिति को समझने के लिए मैं एक आधुनिक उदाहरण देना चाहूंगी। बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े कारखाने में एक भयंकर हड़ताल चल रही हो, मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हों, पूरा कामकाज ठप हो गया हो। हाँ। लेकिन उस कारखाने के जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिनके पास हथियार हैं और जो असल में उस व्यवस्था को रोक सकते हैं, वो एकदम खामोश रहे। बिल्कुल, वो उस हड़ताल में शामिल होने के बजाय पूरी तरह से चुप रहें और मैनेजमेंट के प्रति अपनी वफादारी निभाते रहें। ये बहुत ही सटीक तुलना है। आमतौर पर जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, तो दिमाग में सबसे पहले 1857 की सैन्य क्रांति का चित्र उभरता है। हाँ, जहां सेना ने ही व्यवस्था के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। तो फिर राजस्थान के इस विशिष्ट मामले में इन राजकीय पलटनों ने वो बगावत का रास्ता क्यों नहीं चुना? इस सवाल का जवाब राजकीय पलटन शब्द के अर्थ में ही छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हमें समझना होगा कि ब्रिटिश भारत की संरचना हर जगह एक जैसी नहीं थी। मतलब अलग अलग नियम थे। हाँ, एक तरफ वो हिस्सा था जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था, जहां ब्रिटिश सेना काम करती थी, और दूसरी तरफ रियासतें थीं। बिल्कुल। राजस्थान, जिसे उस समय राजपूताना कहा जाता था, वो रियासतों का एक समूह था। तो ये राजकीय पलटनें अंग्रेजों की सेना नहीं थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्थानीय राजाओं और रियासतों की अपनी निजी सेनाएं थीं, जिन्हें स्टेट बटालियन कहा जाता था। लेकिन अगर ये स्थानीय राजाओं की सेनाएं थीं और राजा भी भारतीय थे, तो क्या उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में आगे नहीं होना चाहिए था? यहीं पर पेंच है। यहीं पर सहायक संधियों या सब्सिडियरी अलायंस का वो जटिल ढांचा काम करता है, जिसने पूरी व्यवस्था को जकड़ रखा था। ये संधियां किस तरह काम करती थी? अंग्रेजों ने इन स्थानीय शासकों के साथ कुछ खास शर्तें रखी थीं। इन संधियों के तहत राजाओं को अपने आंतरिक मामलों में तो आजादी थी, लेकिन बाहरी मामले अंग्रेजों के पास थे। एकदम सही, उनकी बाहरी सुरक्षा और विदेश नीति पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई थी। इसका मतलब है कि एक तरह से राजाओं ने अपनी रक्षा का ठेका अंग्रेजों को दे दिया था। हाँ, और बदले में अपनी संप्रभुता का एक बड़ा हिस्सा गिरवी रख दिया था। उन्हें ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहना पड़ता था। और शायद ब्रिटिश सेना का खर्च भी उठाना पड़ता होगा। बिल्कुल। और चूंकि राजा अंग्रेजों के साथ संधि से बंधे थे, इसलिए उनकी जो अपनी सेनाएं थीं, वो भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन गईं। मतलब उनकी वफादारी अपने राजा के प्रति थी और राजा की मजबूरी अंग्रेजों के प्रति थी। यही बात है। अब अगर हम उस अधूरे वाक्य पर वापस जाएं, जो कहता था कि उनके वर्तमान, तो ये वर्तमान शब्द किस ओर इशारा कर रहा है? अगर गहराई से सोचें तो ये किसी बहुत बड़ी मजबूरी की तरफ इशारा है। क्या ये उनके वर्तमान वेतन या उनकी नौकरी की सुरक्षा की बात कर रहा है? हो सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था का हिस्सा होता है, तो उसके लिए उस संस्था से बगावत करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है।
ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है, लेकिन ये वर्तमान शब्द शायद उन वर्तमान संधियों की ओर भी इशारा कर सकता है जिन संधियों ने उन्हें बांध रखा था। हाँ, जिसने पूरी रियासत को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर दिया था। ये किसी सैनिक की व्यक्तिगत कायरता का मामला नहीं था। तो ये एक तरह की संस्थागत खामोशी थी। बिल्कुल, नौकरशाही और संधियों का एक ऐसा मकड़जाल था जिसने हथियारबंद लोगों को भी पूरी तरह से पंगु बना दिया था। जब पूरी की पूरी व्यवस्था एक खास दिशा में काम कर रही हो तो वहां विद्रोह करना सबसे मुश्किल हो जाता है। और वो अधूरा वाक्य शायद इसी संस्थागत मजबूरी को समझाते समझाते बीच में ही टूट गया। ये तो हुई व्यवस्था की बात, जहां सत्ता और सेना दोनों एक तरह के प्रशासनिक लकवे का शिकार थी। लेकिन अगर सेना ने विद्रोह नहीं किया तो फिर इस दस्तावेज का नाम राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन क्यों है? कोई तो होगा जो इस आंदोलन को चला रहा होगा। बिल्कुल, और यही सवाल हमें दस्तावेज में दी गई पहली तस्वीर की ओर ले जाता है, जो बहुत कुछ साफ कर देती है। ईमानदारी से कहूं तो ये तस्वीर पिछले पूरे विश्लेषण को एक झटके में पलटकर रख देती है। दृश्य साक्ष्यों या विजुअल एविडेंस का यही महत्व होता है। जो बात शब्द नहीं कह पाते वो एक तस्वीर बहुत आसानी से समझा देती है। चलिए इस तस्वीर को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए तस्वीर में क्या क्या दिख रहा है। ये एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसका पहनावा कैसा है? पहनावा बेहद साधारण है, बस एक ढीला कुर्ता और एक धोती। और कोई खास बात? जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कुर्सी पर बैठने के बावजूद वो व्यक्ति बिल्कुल नंगे पैर हैं। मतलब पैरों में कोई जूता या चप्पल नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुर्सी के सहारे एक बहुत ही साधारण सी लाठी टिकी हुई है। अगर हम इस तस्वीर की तुलना पिछले खंड के उस वाक्य से करें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास पैदा करता है। एकदम सही कहा आपने। एक तरफ वो राजकीय पलटने हैं जिनके पास शानदार वर्दियां हैं, बूट हैं, हथियार हैं और पूरी रियासत का संरक्षण भी है। हाँ, लेकिन वो खामोश हैं, उन्होंने विद्रोह नहीं किया। और दूसरी तरफ ये साधारण सा व्यक्ति है जिसके पास कोई सैन्य समर्थन नहीं है, जो नंगे पैर है और सिर्फ एक लाठी के सहारे बैठा है। लेकिन एक मिनट, क्या हम यहाँ कुछ ज्यादा ही कल्पना नहीं कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है हम कैसे मान लें कि ये तस्वीर एक बड़े प्रतिरोध का हिस्सा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति सिर्फ थका हुआ हो। एक आम तस्वीर खिंचवाने का तरीका हो। हाँ, ये भी तो संभव है कि उसके जुड़े हुए हाथ महज अभिवादन का एक तरीका हो, ना कि किसी गहरे संघर्ष का प्रतीक। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम इस तस्वीर को किसी पारिवारिक एल्बम में देखते तो शायद यही निष्कर्ष निकालते। तो फिर यहाँ इसका अर्थ कैसे बदल जाता है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तस्वीर राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन दस्तावेज के पृष्ठ 47 पर मौजूद है। मतलब इसका संदर्भ एक राजनीतिक और ऐतिहासिक संघर्ष का है। बिल्कुल। दृश्य विश्लेषण के नजरिए से देखें तो कुर्सी पर बैठना आमतौर पर सम्मान या अधिकार का प्रतीक होता है, लेकिन उसी कुर्सी पर नंगे पैर बैठना, वो एक जमीनी जुड़ाव और शायद संसाधनों की कमी को दर्शाता है। ये बात सोचने वाली है। यानी वो व्यक्ति किसी पद का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही उसका दावा है। एकदम सही। और वो जो जुड़े हुए हाथ हैं, उनका क्या मतलब हो सकता है? जुड़े हुए हाथ अक्सर आत्मसमर्पण या प्रार्थना के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ये अहिंसक प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जब आपके पास हथियार नहीं होते तब? हाँ, जब संस्थाएं और राजकीय पलटनें चुपचाप खड़ी रहती हैं, तब ये नैतिक बल ही होता है जो एक पूरी सत्ता को चुनौती देता है। जुड़े हुए हाथ ये दर्शाते हैं कि संघर्ष सिर्फ हथियारों से नहीं होता। बिल्कुल, ये असीम धैर्य और सहनशीलता से भी लड़ा जाता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, जब पैरों में जूते तक नहीं होते, हाँ, तो शायद निडरता का एक अलग ही स्तर पैदा होता है। ये तस्वीर इसी बात की गवाही देती प्रतीत होती है कि जब बड़ी-बड़ी संस्थाएं अपनी संधियों और नौकरशाही के बोझ तले दबकर खामोश रह जाती हैं, तब समाज को आगे ले जाने का भार समाज के सबसे साधारण इंसान के कंधों पर आ जाता है। ये बुजुर्ग किसी पारंपरिक ऐतिहासिक नायक या सेनापति जैसा नहीं दिखता, बल्कि बहुत ही आम इंसान लग रहा है। और यही वो बिंदु है जो इतिहास की पारंपरिक समझ को बदलता है। अक्सर इतिहास राजाओं और सेनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन पृष्ठ 47 की ये तस्वीर हमें कुछ और ही बता रही है। हाँ, ये बताती है कि असली आंदोलन उन लोगों ने चलाया जिनके नाम शायद कभी प्रमुखता से नहीं लिखे गए। इस जमीनी व्यक्ति का धैर्य उस पूरे राजकीय पलटन की खामोशी पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारे पास वो शक्तिशाली सेना है जिसने व्यवस्था के सामने समर्पण कर दिया, और दूसरी तरफ ये नंगे पैर वाला साधारण इंसान है जिसने शायद उस व्यवस्था की नींव हिला दी। लेकिन इतिहास इन दोनों को याद कैसे रखता है?
बिल्कुल। ये सवाल हमें इस चर्चा के अंतिम हिस्से की ओर ले जाता है, जो कि दस्तावेज में मौजूद दूसरी तस्वीर है। ऐतिहासिक स्मृति या हिस्टोरिकल मेमोरी कैसे काम करती है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, दूसरी तस्वीर हमें यही दिखाती है कि आने वाली पीढ़ियां उस संघर्ष को किस रूप में ढालती हैं। ये दूसरी तस्वीर एक बहुत ही भव्य स्मारक स्तंभ या मेमोरियल पिलर की है। ये एक रंगीन तस्वीर है ना? हाँ, इसके नीचे बहुत ही चौड़ी और विशाल सीढ़ियां हैं जो ऊपर की ओर एक ऊंचे मजबूत स्तंभ तक जाती हैं। और पीछे का दृश्य कैसा है? स्तंभ के पीछे एक बिल्कुल साफ खुला नीला आसमान है। इसे देखकर क्या महसूस होता है? इसे देखकर मुझे किसी लाइट हाउस की याद नहीं आती, बल्कि मुझे एक रसीद की तरह लगता है। एक रसीद? वो कैसे? जैसे जब कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाई जाती है या कोई बहुत बड़ा सौदा होता है, तो अंत में जो पक्की रसीद मिलती है ना, ये स्मारक वैसा ही है। अरे वाह, ये रसीद का रूपक बहुत ही सटीक और प्रभावशाली है। ये स्मारक इस बात का पक्का सबूत है कि एक बहुत भारी कीमत चुकाई गई थी। बिल्कुल चुकाई गई थी। लेकिन मेरा सवाल वही वापस जाता है, अगर दस्तावेज खुद कह रहे हैं कि राजकीय पलटनों ने विद्रोह नहीं किया, यानी सेना अपनी जगह से हिली तक नहीं, हाँ, तो फिर ये इतनी बड़ी रसीद किसके नाम पर फटी? ये भव्य स्मारक किसके लिए बनाया गया? ये बहुत ही अहम सवाल है। ये हमें ऐतिहासिक स्मृति के निर्माण के तंत्र की ओर ले जाता है। वो तंत्र कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई देश स्वतंत्र होता है या नई व्यवस्था स्थापित होती है, तो उसे अपनी वैधता साबित करने के लिए स्मारकों की आवश्यकता होती है। हाँ, नई सरकारें ऐसे स्मारक सिर्फ राजाओं या सेनाओं के लिए नहीं बनाती, बल्कि वो उन आम लोगों के लिए बनाती है। हाँ, किसानों और जमीनी कार्यकर्ताओं के संघर्ष को मान्यता देने के लिए बनाती हैं। तो ये स्मारक उसी साधारण नंगे पैर वाले व्यक्ति और उसके जैसे अनगिनत लोगों के बलिदान की रसीद है। बिल्कुल सही। ये स्मारक उस शून्यता को भर रहा है जो सेना के विद्रोह न करने से पैदा हुई थी, जब पलटनों ने कुछ नहीं किया तो आम जनता ने किया, और बाद में उसी जनता के त्याग को इस पत्थर के ढांचे में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। वास्तुकला या आर्किटेक्चर अपने आप में एक भाषा है ना। हाँ, और इस स्मारक की बनावट बहुत कुछ कहती है। जो चौड़ी सीढ़ियां हैं वो उस विशाल जनसमूह का प्रतीक है जो इस आंदोलन में शामिल हुआ। वो अनगिनत साधारण लोग जो एक साथ मिलकर उस व्यवस्था के खिलाफ ऊपर उठे। और वो ऊंचा स्तंभ जो नीले आसमान की तरफ जा रहा है, वो उस एक अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है, यानी स्वतंत्रता का लक्ष्य। बिल्कुल। खुला नीला आसमान उस आजादी को दर्शाता है जिसके लिए उन नंगे पैर वाले लोगों ने संघर्ष किया। सोचिए जरा, इतिहास अपने आप को कैसे संतुलित करता है। कैसे? जिस दस्तावेज के पन्ने की शुरुआत इस निराशाजनक वाक्य से हुई कि सेना खामोश रही, उसका अंत एक ऐसे गगनचुंबी स्मारक पर होता है जो ये साबित कर रहा है कि विद्रोह हुआ था और उसकी कीमत भी चुकाई गई थी। ये स्मारक केवल ईंट और पत्थर से बना एक ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक समाज द्वारा अपने उन गुमनाम नायकों को दी गई एक सामूहिक श्रद्धांजलि है, जिन्हें शायद उनके जीवन काल में वो मान्यता नहीं मिली। ये ऐतिहासिक न्याय का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तत्कालीन व्यवस्था ने भले ही राजकीय पलटनों और संधियों को महत्व दिया हो, लेकिन समय की कसौटी पर और इतिहास की लंबी यात्रा में जीत उस नंगे पैर वाले साधारण नागरिक की ही हुई। ये स्मारक इस बात की गवाही देता है कि राष्ट्र का निर्माण नौकरशाही की फाइलों या सेना की खामोशी से नहीं होता, बल्कि आम जनता के अडिग संकल्प से होता है। तो क्या अद्भुत यात्रा रही है ये सिर्फ एक पन्ने की। सच में सिर्फ एक पृष्ठ से इतनी गहरी बातें निकल कर आईं। पृष्ठ 47 के माध्यम से हमने सबसे पहले संस्थागत वफादारी और सहायक संधियों की उस मजबूरी को समझा, जहां सुसज्जित सैनिक भी प्रशासनिक लकवे के कारण शांत रहे। फिर हमने उस अधूरे वाक्य की धुंध को पार करते हुए एक साधारण नंगे पैर वाले व्यक्ति की तस्वीर के जरिए मानवीय संघर्ष को महसूस किया, और अंततः हम उस भव्य स्मारक की सीढ़ियों तक पहुंचे, जो आज भी उस शहादत के अंतिम प्रतीक और एक पक्की रसीद के रूप में खड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि इतिहास का अध्ययन केवल तारीखों को रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन खाली जगहों को पढ़ने, मौन तस्वीरों की भाषा समझने की कला है। और ये देखने की कला है कि अतीत की खामोशी आज हमारे सामने किस रूप में खड़ी है। एकदम सही बात है। इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या है? अक्सर ये माना जाता है कि इतिहास उनका लिखा जाता है जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास बूट और हथियार होते हैं, जो ताकतवर होते हैं। लेकिन दस्तावेज का ये पन्ना हमें सिखाता है कि समय के पटल पर सबसे ऊंचे और भव्य स्मारक अक्सर उनके हिस्से में आते हैं जिनके पास शुरुआत में लड़ने के लिए कुछ नहीं होता,
सिवाय अपने जुड़े हुए हाथों, नंगे पैरों और एक न टूटने वाले संकल्प के। इसलिए कोई भी जब कभी किसी स्मारक को देखे तो बस एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो किसी सत्ताधारी की याद में खड़ा है, या वो किसी ऐसे साधारण नागरिक के असाधारण साहस की गवाही दे रहा है जिसका नाम तो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन जिसके बिना वो इतिहास कभी लिखा ही नहीं जा सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर की तरह लंबे समय तक जहन में सुरक्षित रहना चाहिए।